हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गडप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट 35 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 35 क्वेश्चन जो करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और हमारे यूट्यूब चैनल गडप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग फटाफट और सब्सक्राइब करेंगे फटाफट और लाइक कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया। जो आज का मोस्ट 35 क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जो मोस्ट है कतई जहर वाले सवाल है सभी। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा, ज़रूर बताएंगे। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप लोग जी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है और शुरू से अंत तक बने रहेंगे। कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे क्योंकि सभी मोस्ट सवाल आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो आपका चौथा फेस और पाँचवें फेस, चौथे फेस जो एग्ज़ाम चल रहा है आपका और पांचवा जो होने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो एनटीपीसी एग्ज़ाम पूछ रहा है आपका एनटीपीसी में, उस पर आधारित क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है जी। पहला सवाल बोलता है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल कोच फैक्ट्री का नाम क्या है जी। ये सवाल आपका, स्वतंत्र भारत का पहला रेल कोच फैक्ट्री का नाम क्या है। तो आपका आंसर हुआ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जी। बिल्कुल याद रखें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये आपका नाम है जी। बिल्कुल याद रखें, स्वतंत्र भारत का पहला रेल कोच फैक्ट्री का नाम क्या है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु के पेरम्बूर में अवस्थित है। बिल्कुल याद रखें, तमिलनाडु के पेरम्बूर में अवस्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जी। आपसे पूछिएगा सवाल रेलवे में, परीक्षा में पूछेगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ में, तो पेरम्बूर में जो तमिलनाडु में जी। बिल्कुल याद रखें, जो 1952 में जी। बिल्कुल याद रखें, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी जी। बिल्कुल याद रखें, 1952 में स्थापित किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। और दूसरा पूछिएगा सवाल आपका कि दूसरा कौन है, तो रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में पंजाब में है। बिल्कुल याद रखें जी। सवाल पूछिए स्वतंत्र भारत का दूसरा रेल कोच फैक्ट्री जी। बिल्कुल, तो याद रखें आपका कपूरथला में है। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, याद रखें इसको। और पूछिए सवाल कि भारत का नवीनतम रेल कोच फैक्ट्री, तो रायबरेली है उसका नाम। बिल्कुल याद रखें, भारत का नवीनतम रेल कोच फैक्ट्री का नाम रायबरेली जी। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और दूसरा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में जो 1986 में स्थापित किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर जी। याद रखें स्वतंत्र भारत का जी। बिल्कुल याद रखें, स्वतंत्र भारत का पहला रेल कोच फैक्ट्री का नाम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जी। बिल्कुल, तो चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ में स्थापित की गई थी, ये आपका सवाल है। तो याद रखें कानपुर जी। बिल्कुल, कहाँ होगा, कानपुर। याद रखेंगे आपका जी। बिल्कुल, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ में स्थापित की गई थी, तो कानपुर में। इस तरह याद रखेंगे। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। और सूती वस्त्रों की राजधानी आपसे पूछा तो मुंबई। बिल्कुल इस तरह याद रखें, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट क्या है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, ये आपका सवाल है। तीसरे नंबर, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो मोटर गाड़ी उद्योग को जी। बिल्कुल याद रखें,
मोटर गाड़ी उद्योग को। जी बिल्कुल याद रखें, विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है जी। और इसमें पूछेगा सवाल आपसे कि प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड कहाँ है, तो मुंबई। और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है, पुणे में। सनराइज इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो बेंगलुरु में। इस तरह याद रखेंगे, आपका एग्जाम में पूछता है सवाल जी। जो उद्योग से भी आपका संबंधित है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ में, पुणे में। सनराइज इंडस्ट्रीज कहाँ में, तो बेंगलुरु में। इस तरह आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। बने रहेंगे शुरू से अंत तक आप लोग, और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे लास्ट में कि आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा। जरूर कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे जी। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब देने से पता कुछ चलता है हमको जी। बिल्कुल कहाँ पे क्या कमी है जी। बिल्कुल। तो चौथे नंबर सवाल क्या है आपका, सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है जी। ये सवाल आपका, सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका कर्नाटक। जी बिल्कुल याद रखें, कर्नाटक आपका सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम राज्य है जी। अब क्या पूछिए सवाल आपसे जी, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। याद रखें कि वो दूसरा राज्य कौन सा, उड़ीसा। तीसरा राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश, सूर्यमुखी उत्पादन में। जी बिल्कुल। और आपका जो सोने की खान यानी सोने के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, कर्नाटक। जी बिल्कुल याद रखें। जो कुलार की खाने, हट्टी की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए। जी बिल्कुल। एक सवाल पूछता है आपका कि कुलार के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, या हट्टी के खाने जो कर्नाटका में सोने के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा कि एक आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। ये सवाल पूछा आपका हजारों वर्ष पहले, जो अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका पाँचवें नंबर सवाल पर जी। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है बिल्कुल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से, आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है जी। बिल्कुल। और आपको मालूम होगा कि ऑफलाइन क्लासेज जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज गो, जो देवी पुस्तक मकान, जी बिल्कुल, वहाँ पे आपका ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट है 1:30 बजे से, जो बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए जी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त आपको करंट अफेयर विथ स्टेटिक्स रसगुल्ले मिलेंगे, जो टपकेगा छपेगा आपको, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल देर नहीं करें, जल्द से ज्वाइन करें आप लोग। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका पाँचवें नंबर सवाल, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपका सवाल है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, तो सिक्किम। जी बिल्कुल याद रखें, सिक्किम याद रखें आपका जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। जी सवाल पूछा आपका एनटीपीसी में बिल्कुल 16 तारीख को कि आपका जैविक ईंधन नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, तो राजस्थान। जी बिल्कुल। जैविक ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। तो उसी टाइम पे मैंने सवाल बनाया कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, तो सिक्किम। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट सवाल है आपका एग्जाम में टपकेगा बिल्कुल। छठे नंबर सवाल क्या बोल रहा है, छठा क्या बोल रहा है कि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, ये सवाल आपका है। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो याद रखें हेलोफाइट। जी बिल्कुल याद रखें, हेलोफाइट कहा जाता है। जी बिल्कुल। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट। अब क्या पूछिए सवाल आपसे, कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट। जी बिल्कुल। और जल में उगने वाले वनस्पति को तो हाइड्रोफाइट। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और मरुस्थल में उगने वाले तो जीरोफाइट। बिल्कुल। और बालू पर उगने वाले पूछिए आपसे वनस्पति को क्या जाता है, तो सेमोफाइट। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछेगा। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर, और फटाफट शेयर कर देंगे आप लोग। क्लास स्टार्ट हो गया, और लाइक भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। बिल्कुल। तो जल्द से आप लोग शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सवाल है। ट्यूमर का पता लगाने में समस्थानिक का प्रयोग होता है, मतलब कौन सी समस्थानिक का प्रयोग होता है, ये सवाल आपका है। तो याद रखें आर्सेनिक 74। जी बिल्कुल याद रखें, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में
जो समस्थानिक का प्रयोग होता है वो आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। बिल्कुल याद रखेंगे। और पूछता है सवाल इस पे कि थायराइड जो ग्रंथि में कौन सा मतलब है समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आयोडीन बिल्कुल। और लिक्मिया का जो बीमारी जो होता है लिक्मिया में, तो फास्फोरस 32 मतलब समस्थानिक का प्रयोग होता है। और अरक्ता का रोग पता लगाने में लोहा 59 बिल्कुल याद रखें। अरक्ता का रोग पता लगाने में कौन सी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो लोहा 59। इस तरह पे याद रख सकते हैं जो एग्जाम में आपका पूछता है। जी सभी मोस्ट सवाल है, सभी वीवीआई सवाल है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि सभी वीवीआई सवाल है। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एसएससी एमटीएस जो आपका होगा, रेलवे एनटीपीसी जो चल रहा है आपका, नेक्स्ट जो बिहार पुलिस होगा, सभी एग्जाम के लिए ये आपका 35 क्वेश्चन जो बनाया गया है आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो 7वां का आंसर ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 74। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु को क्या बोलते हैं, ये आपका सवाल है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु क्या बोलते हैं, तो समस्थानिक बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें, समस्थानिक कहा जाता है। इस तरह याद रखिएगा, आपका आंसर होगा यानी आइसोटॉप्स जिसको बोलते हैं। चलते नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, ये आपका सवाल है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो आपका 0 होता है। जी बिल्कुल याद रखें, 0% आपका होता है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा आपका हजारों वर्ष पहले पूछा रेलवे। जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोला कि मोबाइल फ़ोन में बैटरियों में मुक्त कौन सी धातु का प्रयोग होता है, ये आपका सवाल है। जी मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुक्त कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो याद रखें लिथियम। जी बिल्कुल याद रखें, लिथियम का प्रयोग होता है। आपका मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुक्त कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहता है, ये आपका सवाल है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहता है, तो आपका जीनोम कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें, जीनोम कहा जाता है। और गुणसूत्र का नामकरण किसने किया, तो डब्ल्यू वाल्टेयर किया था 1888 में। जी बिल्कुल, 1888 में वाल्टेयर ने गुणसूत्रों का नामकरण किया था। बिल्कुल याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो थियोफ्रेस्टस। बिल्कुल याद रखें, आपका थियोफ्रेस्टस। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। बिल्कुल याद रखें। लाइकेन जो परस्पर सहजीवी हैं, जो बने हैं आपका कवक और शैवाल के बने हैं। बिल्कुल याद रखें। और लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और सवाल पूछता है कि कवक और शैवाल किसके बने होते हैं, तो लाइकेन का और कवक। जी बिल्कुल। और क्या पूछे आपसे सवाल, एक लाइकेन पार्क स्थापित किया गया जो उत्तराखंड में। जी बिल्कुल याद रखें, यानी कवक आपका पूछे कवक जो नेशनल पार्क जो आपका खोला गया है वो उत्तराखंड में खोला गया है। बिल्कुल इस तरह से याद रखिए। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। नेक्स्ट क्या बोला कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, STST बोलते हैं, दूध को गर्म करते हैं, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ये आपका सवाल है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ये आपका सवाल है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जो दूध को गर्म करते हैं, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ये आपका सवाल है। जी 2 सवाल पूछता है, दूध गर्म करने का 2 प्रकार का तरीका जो होता है, एक हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, एक होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। 2 होता है आपका, 2 तरीके से गर्म कर सकते हैं, एक हाई लेवल पर, एक लो लेवल पर।
तो मैंने सवाल बनाया है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड दूध को गर्म करते हैं, मतलब कितने डिग्री, तो आपका 71.7 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, यानी पर 15 सेकेंड। जी 15 सेकेंड याद रखेंगे आपका तक गर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड दूध को गर्म करते हैं 71.7 डिग्री पर 15 सेकंड तक गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल याद रखें। और लो पर पूछे लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, इस पर हम दूध को गर्म कर सकते हैं आपका 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म कर सकते हैं आपका लो टेम्परेचर। जी बिल्कुल, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड पर मतलब 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक दूध को गर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। यह सवाल पूछते रहता है, बढ़िया सवाल है इसलिए याद रखें। 14वां सवाल क्या बोलता है आपका, किस ग्रंथि को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, ये आपका सवाल है। किस ग्रंथि को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, तो आपका एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपका फाइट एंड फ्लाइट, यानी अधिवृक्क, अधिवृक्क बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। जी बिल्कुल याद रखें, याद रखें, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं आपका फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो और उड़ो। जी बिल्कुल, किस हार्मोन को कहा जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि को बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, बिल्कुल। कौन सी ग्रंथि से कौन सी ग्रंथि को लुप्त हो जाने से डर है जो आपको लगता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल, पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका सवाल है। जी पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखें आपका 3 प्रकार के होते हैं पोलियो वायरस, जो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है, बिल्कुल याद रखें। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो पोलियो वायरस से होता है, कितने प्रकार का होते हैं, तो 3 प्रकार के। तो सबसे कम मरीज टाइप 2 के मिलते हैं, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा अधिक जो अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं, बिल्कुल याद रखें। सबसे अधिक जो आपका पोलियो से ग्रसित अधिकतर जो मिलते हैं मरीज, और टाइप 3 के मरीज मिलते हैं, और सबसे कम मरीज जो आपको मिलेगा टाइप 2 के मिलेगा, बिल्कुल इस तरह से याद रखें। जो पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बिल्कुल याद रखें। पोलियो जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जी बिल्कुल। और 1952 में पोलियो वैक्सीन का जो विकास किया था वो जॉन साल्क ने किया था। 1952 में पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया, तो जॉन साल्क। और 1962 में पूछा पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया, तो अल्बर्ट साबिन, बिल्कुल 1962 में अल्बर्ट साबिन ने आपका पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। जी बिल्कुल, 2 तरह से पूछिए अलग अलग। आपका ईस्वी सन देगा 1952 में पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया, तो जॉन साल्क। और 1962 में पोलियो का वैक्सीन का विकास किसने किया, तो अल्बर्ट साबिन, बिल्कुल इस तरह से याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जी बिल्कुल, तो आपका जो सभी मस्ट है, जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा, जो चल रहा है आपका फेज 4 और 5वां रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा एनटीपीसी का, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा अभी तक जो पूछा गया सवाल उस पर आधारित बनाया गया है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, तो आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक और नोट करते जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का मस्ट सवाल कैसा लगा, ज़रूर बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है, टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बन गया, ये आपका सवाल है। जो नेक्स्ट आपका 2021 में जो 2021 का जो आपका ओलंपिक खेल होगा, टोक्यो ओलंपिक खेल यानी जापान में जो होगा आपका, उससे देश बाहर हो गया, मतलब हटने वाला देश बन गया वो आपका कनाडा। जी बिल्कुल याद रखें, कनाडा जो टोक्यो ओलंपिक खेल से हटने वाला पहला देश बन गया है। जी बिल्कुल याद रखें। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जो आपको खेला जाएगा ग्रीष्म ओलंपिक खेल,
जो जापान के टोक्यो में होगा उससे हटने वाला पहला देश बन गया कनाडा। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और कनाडा की राजधानी ओटावा। जी बिल्कुल, जो सेंट लॉरेंस नदी किनारे है, और कनाडा की मुद्रा डॉलर है। इस तरह से याद रखेंगे आप। चलते नेक्स्ट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। 17वें सवाल चलते हैं हम लोग। 17वां सवाल क्या बोलता है आपका? 17वां सवाल की मांगदेछु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये आपका सवाल है। मांगदेछु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, खोलंगछू नदी पर। खोलंगछू खोलंगछू नदी पर अवस्थित है आपका मांगदेछु जल विद्युत परियोजना, जो भारत और भूटान के बीच जो उद्घाटन किया गया। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच। जी, जो परियोजना नदी पर है, जो अगस्त 2019 में उद्घाटन किया गया है। जो अगस्त 2019 में उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल की वर्ष 2018 का महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। 2018 का महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, आंसर आपको जो होगा, जी बिल्कुल, नीदरलैंड जीता। नीदरलैंड ने जीता आपका वर्ष 2018 का महिला हॉकी विश्व कप। जी बिल्कुल, नीदरलैंड ने किसको हराया? तो आयरलैंड को हराया था। जी बिल्कुल, आयरलैंड को हराया था। और पूछे 2018 का महिला हॉकी विश्व कप कौन सा देश में किया गया, आयोजन किया गया? तो आपका इंग्लैंड में आयोजन किया गया था 2018 का महिला हॉकी विश्व कप। बिल्कुल याद रखें, जो विजेता नीदरलैंड, उप विजेता आयरलैंड। और पुरुष हॉकी विश्व कप पूछेगा सवाल 2018 का, तो बेल्जियम ने जीता था, जो नीदरलैंड को हराया था। अगर पूछते आपसे सवाल 2018 का जो पुरुष का हॉकी विश्व कप जो हुआ किस देश में हुआ, तो भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और किसने जीता? तो बेल्जियम जीता। किसको हराया? तो नीदरलैंड को हराया था। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल, लाई हराओबा त्यौहार 2020 मनाया गया किस राज्य में? ये आपका सवाल है। लाई हराओबा त्यौहार 2020 जो मनाया गया किस राज्य में? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, त्रिपुरा। जी बिल्कुल याद रखें, त्रिपुरा, जो आपका 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। बिल्कुल याद रखें, 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से आपका त्रिपुरा। बिल्कुल, जो आपका एग्जाम में पूछते रहता है। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये आपका सवाल है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है अभी? तो आपका आंसर होगा पीडी वाघेला। जी बिल्कुल याद रखेंगे, पीडी वाघेला। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो पीडी वाघेला, याद रखें। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ये आपका सवाल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1975। जी बिल्कुल याद रखें, 1975 में स्थापना हुई थी। और आपका इसका मुख्यालय पूछिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जो फ्रांस में, याद रखें, जो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। जो आपका सीन नदी पर अवस्थित है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस यानी पेरिस में। स्थापना 1975। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछिए सवाल, जिसको बोलते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ESA बोलते हैं, यानी कहने का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बिल्कुल याद रखें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपको कहा जाता है ESA का पूर्ण रूप, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या है आपका कि अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब रेडोसिया के प्रश्न पर किया था? ये आपका सवाल है। अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब रेडोसिया के प्रश्न पर किया था? ये आपका सवाल है। तो याद रखें 1971। जी बिल्कुल,
71 में अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम जो आपका रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। बिल्कुल। और इसी टाइप पर एक और पूछेगा कि चीन ने मतलब बांग्लादेश पर कब किया था, बांग्लादेश के प्रश्न पर चीन ने, तो 1972, याद रखें 1972 ईस्वी में चीन ने जो आपका किया था बांग्लादेश के प्रश्न पर वीटो का प्रयोग। बिल्कुल याद रखें। और पूछा सवाल है सबसे अधिक बार किसने किया, तो सोवियत संघ ने किया था। बिल्कुल। सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किसने किया, किस देश ने किया, तो सोवियत संघ यानी रूस ने किया था। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपको मालूम होगा कि जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जो उसका ट्रिक है वीरू तो ब्रिटेन, रूस, फाचिया तो फ्रांस, चीन, अमेरिका, जो 5 सदस्य देश हैं जो वीटो का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल क्या है आपका, तहकीक ए हिंद पुस्तक कौन लिखा, ये आपका सवाल है। तहकीक ए हिंद पुस्तक कौन लिखा, तो अल बरूनी लिखा। जी बिल्कुल ये रखें, अल बरूनी ने लिखा, यानी किताब उल हिंद जिसको बोलते हैं, या तहकीक ए हिंद बोलते हैं, जो अरबी भाषा में लिखा। आपका एनटीपीसी रेलवे पूछा सवाल कि कौन सी भाषा में लिखा, अल बरूनी ने, तो आपका अरबी भाषा में जी तहकीक ए हिंद पुस्तक या किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी ने लिखा, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया महमूद गजनी के साथ। बिल्कुल याद रखें, जो सवाल पूछते रहता है कि आपका अल बरूनी किसके समकालीन था, तो महमूद गजनवी के साथ, बिल्कुल उसके साथ समकालीन था। चलते हैं नेक्स्ट आपका 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल है सिंधु सभ्यता की नवीन विश्लेषण पद्धति जो आधारित है किस पर, ये आपका सवाल है। सिंधु सभ्यता के नवीन विश्लेषण आधारित है, मतलब कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो याद रखें आपका आंसर हुआ रेडियो कार्बन। जी बिल्कुल, रेडियो कार्बन यानी C14, जी बोलते हैं C14 पर आधारित है आपका सिंधु सभ्यता के नवीन विश्लेषण पद्धति जो आधारित है आपका, वो रेडियो कार्बन C14 जो माना गया आपका 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। बिल्कुल याद रखें 2400 से 1700 ईसा पूर्व जो माना गया सिंधु सभ्यता। जी बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। और सिंधु सभ्यता की विशेषता पूछेगा, उसका विस्तार किस रूप में, तो त्रिभुजाकार के रूप में है। सिंधु सभ्यता का पूछेगा विस्तार है जो आपका आकृति है किस रूप में है, तो आपका त्रिभुजाकार। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से, ये आपका सवाल है। कौन सी सभ्यता से, कौन सी घाटी सभ्यता से आपका नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। बिल्कुल याद रखें मोहनजोदड़ो से आपका मिला है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति। और याद रखें मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था आपका रखालदास बनर्जी ने। बिल्कुल याद रखें। और हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज हुआ 1922 में। जो सिंधु नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा भी है और पूछते भी रहता है। बिल्कुल याद रखें इस तरह से। और कालीबंगन पूछिए कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, लोथल कौन सी नदी किनारे, भगवा नदी किनारे, तो इस तरह पे याद रखेंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने बताया, तो पिग्गट ने। ये भी याद रखें हड़प्पा और आपका पूछेगा मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वां राजधानी कहा, तो पिग्गट। बिल्कुल याद रखें। और सबसे पुरानी सभ्यता आपसे पूछे तो हड़प्पा। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल का ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे, ये आपका सवाल है। तो याद रखें रवि कृति। जी बिल्कुल याद रखें रवि कृति जो आपका ऐहोल अभिलेख के लेखक हैं। जी बिल्कुल रवि कृति। जी बिल्कुल याद रखें जो आपका लिखा ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख का संबंध किस व्यक्ति से, कौन सी शासक जो था, वो पुलकेशिन द्वितीय जो था। बिल्कुल याद रखें पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख शासक से संबंधित है। और किसने लिखा आपका ऐहोल अभिलेख, तो रवि कृति। बिल्कुल याद रखें ऐहोल अभिलेख
जो आपका पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और एक उपाधि जो दक्षिणापथेश्वर दक्षिणापथेश्वर के नाम से किसको जाना जाता है, तो पुलकेशिन द्वितीय को जाना जाता है, जो उपाधि दिया गया था। चलते नेक्स्ट 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल बोल रहा है कि ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ये आपका सवाल है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदी है, मतलब किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका आंसर होगा महानदी, जो उड़ीसा में, बिल्कुल याद रखें। महानदी जो आपका हीराकुंड, जो कौन सी नदी पर, महानदी पर, जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है, जो उड़ीसा में। जो ब्राह्मणी तथा वैतरणी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कैग के प्रतिवेदन किसके समक्ष रख पाता है, ये आपका सवाल है। भारत में जो राष्ट्रपति के द्वारा कैग के जो प्रतिवेदन होता है वो किसके समक्ष रख पाता है, यानी ये आपका सवाल है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कैग के प्रतिवेदन किसके समक्ष रख पाता है, तो याद रखें संसद के समक्ष, बिल्कुल याद रखें, संसद के समक्ष, बिल्कुल याद रखें। या वित्त आयोग के जो सिफारिश होते हैं उसका भी राष्ट्रपति किसके समक्ष, किसके टेबल पर रखता है, तो संसद के टेबल पर रखता है आपका राष्ट्रपति। जो वित्त आयोग के सिफारिश और कैग के प्रतिवेदन भी जो संसद के समक्ष रखवाता है, बिल्कुल याद रखें। कैग जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो हमारे संविधान में इंग्लैंड से लिया गया, बिल्कुल याद रखें। और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो मालूम होगा आपको कि कैग अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें नंबर के हैं, बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और आपको मालूम होगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 बोलता है, बिल्कुल याद रखें। और महनवादी पूछता है तो 76 अनुच्छेद बोलता है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर, 29वें नंबर सवाल। 29वां सवाल क्या हो रहा है आपका, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा, जी बिल्कुल। अनुच्छेद कितने के तहत, ये आपका सवाल है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, अनुच्छेद कितने के तहत, तो याद रखें अनुच्छेद 143, जी बिल्कुल याद रखें। 143 आपका राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा, जी बिल्कुल, बढ़िया सवाल है, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो अनुच्छेद कितने के तहत किया गया, ये आपका सवाल है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया अनुच्छेद कितने के तहत, जो आपका डीपीएसपी में शामिल है, कौन सी पार्ट में शामिल है, ये सवाल पूछता है। तो आपका ऑप्शन देगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जो आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, बिल्कुल याद रखें, जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल याद रखें। जो आपका अनुच्छेद 50 बोलता है, जी बिल्कुल याद रखें, अनुच्छेद कितना 50 में वर्णन किया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 31वें नंबर सवाल क्या बोलता है आपका। 31वां सवाल, मेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, ये आपका सवाल है। 31वां मेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो याद रखें आपका आंसर होगा बिल्कुल जो 25 सितंबर 2014 को, जी बिल्कुल याद रखें, 25 सितंबर 2014 से आपका शुरू किया गया मेड इंडिया कार्यक्रम, जी बिल्कुल याद रखें, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक क्या है, तो कोक से बने शेर, जी कोंग से बने शेर इसका प्रतीक है मेक इन इंडिया का। चलते नेक्स्ट आपका 32वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जो क्लास स्टार्ट है और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, बिल्कुल। और
शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का जो 35 क्वेश्चन कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 32वां सवाल, वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां हैं, ये आपका सवाल है जी। वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां हैं, तो 10 याद रखें। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 10 बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। सहकारी साख संगठन कब प्रारंभ हुआ था, ये आपका सवाल है। सहकारी साख संगठन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1904 में याद रखेंगे आपका सहकारी साख संगठन, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल, हर्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है, ये आपका सवाल है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए ओ हुम को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। ए ओ हुम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल क्या, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, ये आपका सवाल है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, चौधरी रहमत अली, जी बिल्कुल याद रखें। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन था, ये आपका सवाल है। सुभाष चंद्र बोस के आपका राजनीतिक गुरु कौन था, तो चित्तरंजन दास, बिल्कुल याद रखें। चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु था, जो देशबंधु बोलते हैं, देशबंधु के नाम से किसको कहा जाता है, देशबंधु के नाम से किन्हें कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास। और दिन बंधु पूछेगा तो आपको CFN डोज, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आज का मोस्ट आपको 36 सवाल मिला, तो इस वीडियो को जरूर बताएंगे देखने के बाद कैसा लगा, जरूर बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और लाइक जो अभी तक ने किए लाइक कर देंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक, ताकि जो क्लास आपको सुबह 7 बजे दिया था उसमें अधिक से अधिक भाग लें। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगा, थोड़ा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जो पूरे हुए हैं जल्द से, जो जल्द में पूरे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, आपको जल्द ही चलेगी। ज़रूर आप लोग के बीच में आऊँगा ऑनलाइन क्लासेस लेकर, जो आपका वीडियो ऑनलाइन क्लासेस जो आपका डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, तो थोड़ा और टाइम देंगे आप लोग, जी बिल्कुल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज जरूर बताएंगे आप लोग कैसा लगा। जो 35 क्वेश्चन बनाया गया था, जो सभी एग्जाम के लिए, रेलवे, NTPC, SMTS, SSC जो आपका एग्ज़ाम होगा, और आपका बिहार पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया था। तो बस आज इतना ही, 35 क्वेश्चन ही मिलेगा आज आपको। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग तब तक के लिए आप लोग का दिन आज का दिन मंगलमय हो। हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।